नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, योग दिवस की चर्चा न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में काफी जोर शोर से हो रही है। और जब बात योग दिवस की हो तो आकाशवाणी पर योग की चर्चा न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम योग और स्वास्थ्य, इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि योग का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है और योग की वजह से स्वास्थ्य में सुधार किस तरह से आता है। और इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आशीष टंडन जी हैं। आप योग गुरु हैं। पिछले लगभग एक दशक से आप योग के माध्यम से हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं। आशीष जी, नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पांडे जी, आपको मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आने का। आशीष जी, योग और स्वास्थ्य के संबंध की हम चर्चा करेंगे तो पहला सवाल ही यही है आपसे कि योग और स्वास्थ्य का किस तरह का संबंध है। योग और स्वास्थ्य का एक अभूतपूर्व संबंध है जो कि कभी कोई मिटा नहीं सकता। योग हमारी एक जीवन शैली है और जीवन शैली का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, योग एक शब्द ही नहीं, योग के 8 अंग होते हैं जिसमें हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं। तो योग एक ऐसा विषय है जिसमें हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो योग के आसन से, योग के प्राणायाम से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी के अभ्यास से हम पूर्णतः स्वस्थ पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि योग दिवस पर तो लोग एक्टिव होकर के खूब सारी फोटोज, वीडियोज और तमाम सारी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें शेयर करते हैं, पर उसके बाद जैसे ही ये दिवस बीतता है लोग भूल जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि योग दिवस पे ही आप देखते होंगे कि घाटों में, पार्कों में, गलियों में, नुक्कड़ों पर चारों तरफ योग ही दिखाई देता है। और हम इस दिन को अब 21 जून योग दिवस को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है योग। और आज भले ही एक दिन, लेकिन ये एक दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। यही एक दिन ऐसा होता है जब कई हजार व्यक्ति संकल्प लेते हैं कि मैं आज से ही योग शुरू कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको नेगेटिव न लेके सकारात्मक रूप से देखते हैं कि एक ही दिन से नई शुरुआत होती है और एक ही दिन हमारे जीवन को बदल देता है। आशीष जी, कई बार लोग कहते हैं कि हमें फला समस्या है या हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, हम योग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम सा रहता है। तो योग क्या केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, वही कर सकता है, या जो व्यक्ति बीमार है, जिसको किसी तरह की समस्या है, हाँ कुछ एक परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जहाँ योग करने की मनाही हो या कुछ पर्टिकुलर आसन या प्राणायाम करने की मनाही हो, पर क्या सबके साथ ऐसा है? अशोक जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के परिवेश को देखते हुए कि योग स्वास्थ्य किस तरह हमारा बढ़ाता है और किस व्यक्ति को स्वास्थ्य के अनुरूप योग करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि योग हमारा चिकित्सा के रूप में भी काम कर रहा है। योग का एक पोर्शन आया है थेरेपेटिक योग। तो योग के कुछ महत्वपूर्ण आसन होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ षटकर्म जिसको हम लोग क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये चीजें हमें व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुरूप ही करानी चाहिए। और जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसको कोई अच्छे योगाचार्य से मिलना चाहिए जो योग के वैज्ञानिक पक्ष को भी जानता हो। अगर वो इस तरह का विशेषज्ञ है तो वो निश्चित आपको पूर्णतः स्वास्थ्य देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग हो। और योग से रोग की मुक्ति एक ये निश्चित है कि आप अगर योग अभ्यास करेंगे तो किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त हो सकते हैं। योग के बारे में एक कहावत है, कहते हैं अथ योगानुशासनम। क्या मतलब है इसका? अथ योगानुशासनम, आपने ये जो बात कही है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि योग सूत्र का जो पहला सूत्र है वह कहता है अथ योगा अनुशासनम। अब योग अनुशासन से प्रारंभ होता है। और मैं आपको बताता हूँ पांडे जी की ये अनुशासन स्वयं पर होता है, ना कि दूसरे पर। जैसा कि आप देखते होंगे कि अनुशासन शब्द आते ही लोग सावधान मुद्रा में हो जाते हैं, परंतु ये अनुशासन हमारा आंतरिक होता है। हम भीतर से सावधान हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति। निश्चित तौर पर एक तरह का अनुशासन ही है योग। कई बार लोग कहते हैं कि भाई योग को भोजन के पहले करना है, भोजन के बाद करना है, सुबह में करना है, शाम में करना है। ये भी एक ऐसा सवाल है जिस पर आमतौर पर लोगों में भ्रम की स्थिति होती है। तो आज हम इस भ्रम को भी दूर करना चाहेंगे। जी, योग का एक, जैसा मैंने बताया, वैज्ञानिक पक्ष होता है। योग का अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में योग करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका सीधा प्रभाव हमारे श्वसन क्रिया पर पड़ता है। हमारे श्वसन क्रिया मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट होती है, ऑक्सीजन का प्रभाव ज्यादा होता है।
तो ये प्राण वायु हमारे शरीर के समस्त रोम कोशों में नई ऊर्जा का संचार कर देती है। हमारी मांसपेशियां उस समय शिथिल अवस्था में होती हैं। जब हम योग अभ्यास प्रारंभ करें तो हम पूरी तरह से शांत और शिथिल होने चाहिए। ये योग का पहला नियम है। और दूसरा, जैसा आपने पूछा कि आहार, अगर हम भोजन के 3 घंटे बाद अगर योग अभ्यास करते हैं तो ये ज्यादा लाभदायक होता है। जैसा कि अभी बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम भोजन 8 से 10 के बीच में कर लेते हैं और हम 4 से 4:30 बजे उठ के अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर योग का अभ्यास करते हैं तो मन और शरीर दोनों का सामंजस्य बिल्कुल एकदम बराबर होता है और हम उस सामंजस्य का लाभ अपने योग के माध्यम से काफी लेते हैं और पूर्णतः स्वास्थ्य की ओर उन्मुख होते हैं। आशीष जी, बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में योग की क्रियाएं किस तरह से प्रभाव डालती हैं और योग किस उम्र में किया जा सकता है, किस उम्र में नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या इसके साथ? देखिए पांडे जी, योग तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो शैशव काल में होता है वो भी योग करता है, जब वो अपने बाल्यकाल में आता है तब भी योग करता है और जब प्रौढ़ अवस्था में आता है तब भी योग करता है। योग का अर्थ सिर्फ आसन प्राणायाम से ही नहीं है। योग हमारे जीवन की हर उन क्रियाओं में शामिल होता है जिस जगह हम शांत चित्त से उस काम को करते हैं, उस क्रिया को करते हैं। तो योग की कोई आयु नहीं निर्धारित है। योग बचपन में भी किया जा सकता है, प्रौढ़ अवस्था में भी किया जा सकता है और वृद्ध अवस्था में भी किया जा सकता है, परंतु इसके आयाम अलग अलग होते हैं। किस आयु वर्ग को किस तरह के आसन, किस तरह के प्राणायाम और किस तरह के, लगभग देखा जाए तो आसनों और प्राणायामों का एक समूह होता है, वो ग्रुप, योगासना का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में किस तरह से हम अपने आसनों को डिवाइड करते हैं अपने आयु, अपनी अवस्था के अनुरूप। बार बार हमारी बातचीत के क्रम में योग, आसन और प्राणायाम, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और कई बार हमारा जो श्रोता है या जो अन्य लोग हैं जो योग की क्रियाएं करते हैं उनको भी इसमें कंफ्यूजन होता है कि योग, आसन और प्राणायाम, इनमें भिन्नता क्या है? देखिए, ये बहुत आवश्यक था। आपने जो प्रश्न पूछा ये काफी महत्वपूर्ण है उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने योग को, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि योग सिर्फ एक शब्द नहीं है, योग एक वृक्ष है और उस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं जिनमें मैंने बताया यम और नियम। यम और नियम अगर देखा जाए तो हमारे बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन की शुद्धि करता है और उसको मजबूत बनाता है। उसी तरह आसन, आसन हमारे शरीर में दृढ़ता लाता है। आसन हमारे शरीर को रोगों से निवृत्त करता है। और प्राणायाम, प्राणायाम हमारे शरीर में जितने भी विष हैं, विषैले तत्व हैं, उनको बाहर निकालता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाता है और प्राणायाम ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। और जैसा आपने अभी पूछा कि प्रत्याहार, तो प्रत्याहार से हमारा संबंध आहार से होता है। आहार अगर हमारा शुद्ध और सात्विक होगा, आहार अगर देखा जाए तो आज के परिवेश में लोग तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, जैसे चाइनीज फूड, जंक फूड, डेड फूड, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। प्रत्याहार हमें यही सिखाता है कि हमें पोषक तत्व का ही प्रयोग करना चाहिए अपने भोजन में। तो ये तो रही बात भोजन शैली की कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम योग को समझें थोड़ा सा वर्ग के अनुसार, महिलाओं के लिए अगर हम योग की बात करें तो कौन से वो तरीके हैं जिन तरीकों को अपना करके विशेष करके महिलाएं अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं? ये बहुत अच्छा, ये महिलाओं के लिए तो आज पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सबसे तनावपूर्ण जीवन उन महिलाओं का है जो घरेलू जीवन जी रही हैं। उनके लिए योग काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वो दिन भर की भाग दौड़ में, घर के काम काज में स्वयं को भूल गई हैं। कई बार महिलाएं इस चीज को लेकर के कंफ्यूज भी होती हैं कि हम घर के जो कामकाज अपने दैनिक जीवन में निपटा रहे हैं वो भी हमारे लिए एक तरह का एक्सरसाइज है और इतना काम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। जी, ये एक भ्रम है अशोक पांडे जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम दैनिक कार्यों में अपने लग जाते हैं, अपने दैनिक कार्यों को करने लगते हैं, तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ जाता है। ये हमारा रूटीन वर्क हो जाता है और रूटीन वर्क हमारा नित्य कर्म की तरह होता है। जैसे हम रोज उठते हैं सुबह और सारे काम अपने करते हैं, उसी तरह हमें लगता है कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का रूटीन वर्क है। इसमें हमारे शरीर, प्राण और मन का कहीं सामंजस्य नहीं होता। ये हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, हमारा कार्य होता है जो हम करते हैं। एक्सरसाइज और योग में कुछ थोड़ी भिन्नता है। योग जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा मन तीनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होता है, जबकि दैनिक कार्यों को करने के बीच में ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए योग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए या युवाओं के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो योग ही कहता है शरीर, श्वास और मन तीनों का सामंजस्य ही योग है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आमतौर पर शरीर में किसी भी तरह की क्रिया करना, हाथ पैर इधर उधर करना, एक्सरसाइज करना कई बार थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसे कौन से आसन हैं, ऐसी कौन सी योग की क्रियाएं हैं
जो वो आसानी से कर सकते हो और उनके स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक हो? कि जो वृद्ध अवस्था में है, यदि आप अपने शरीर से कुछ श्रम कर सकते हैं तो कुछ हल्के आसन कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो सूक्ष्म व्यायाम हमारे समस्त जोड़ों को, समस्त मांसपेशियों को शिथिल करते हैं। तो पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक अपने सारे शरीर के अंगों के हम सूक्ष्म व्यायाम से अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी अवस्था। आशीष जी, बच्चों के लिए क्या अलग तरह की कोई यौगिक विधि है जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके? आमतौर पर बच्चे योग की क्रियाओं में उतनी रुचि नहीं रखते, उनको बाहर खेलना कूदना या दूसरे काम करना ज्यादा पसंद है। पर हम अब चूंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और अगर हमने बच्चों में ये आदत विकसित करनी शुरू कर दी कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें योग के माध्यम से, तो बड़ी उपलब्धि होगी। तो बच्चों के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं? बच्चों के लिए अगर देखा जाए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आज एक नया आयाम प्रारंभ हो गया है योग का। भारत सरकार ने योगासन खेल को मान्यता दे दी है और आज योगासन खेल पूरे भारत में बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम ITBHU में हुए, तो ये भी एक नया आयाम है युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। आज छोटे से छोटी आयु के बच्चे, 9 साल से हम लोग ने कैटेगरी शुरू की है। अगर योगासन खेल में देखा जाए तो 9 वर्ष से बच्चे इस खेल में आ सकते हैं और योगासन खेल के माध्यम से अपने जीवन में कई परिवर्तन लाते हैं और स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं। आशीष जी, जब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, तब से योग की बेहतरी में किस तरह के परिवर्तन आप देखते हैं? और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के पहले योग को लेकर के जागरूकता का जो स्तर था, लोगों में योग की क्रियाओं को लेकर के जो जागरूकता का स्तर था, उनमें आप कितनी भिन्नता पाते हैं और कैसे अलग है ये? कि पांडे जी, योग दिवस हम लोग ने 2014 21 जून से मनाना शुरू किया, परंतु उसके पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का, जिन्होंने पूरे देश में, गांव-गांव में, हर गली मोहल्ले में योग की अलख जलाई, जिससे आज पूरा भारत योग में है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री हुए यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने योग को आज पूरे विश्व में फैलाया और उनके प्रचार प्रसार से आज योग हर विश्व में, जैसा कि अभी आप जानते हैं 179 देश योग दिवस मना रहे हैं, तो ये उन्हीं का संकल्प था कि आज पूरे विश्व में योग मनाया जाता है। और भारत की सभ्यता और संस्कृति, दर्शन है योग, इसका प्रचार प्रसार करना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। एक दिन योग मनाने से हम एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, परंतु अगर इसको हम प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे तो पूरा भारत स्वस्थ होगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प पूर्ण होगा। योग दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो 21 जून को इस दिवस को लेकर के किस तरह की तैयारियां शहर भर में हो रही हैं? बनारस में क्या स्थिति है? अगर देखा जाए तो पूरा शहर इस समय योगमय हुआ है। घाटों में, गलियों में, मोहल्लों में, पार्कों में, हर जगह प्रशासन से लेकर एक विद्यालय के प्रांगण में योग ही योग दिखाई दे रहा है। और पूरे भारत में इस समय योग की ही चर्चा हो रही है, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। और इसी तरह पूरा भारत 21 जून को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आशीष जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो हमारे सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को अपने रेडियो, मोबाइल या कार में किसी भी तरीके से सुन रहे हैं, आज योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारी सभ्यता है और हमारे जीवन के लिए योग उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे लिए हर वो कार्य जो हम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। जितना जरूरी हमारे लिए जीविकोपार्जन का कार्य है, उतना ही जरूरी हमारे लिए योग भी है। अगर आप योग को शामिल करते हैं तो आप जो धन संचय करते हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो उसका दुरुपयोग होता है। तो योग करें, स्वस्थ रहें। आज के लिए मेरा यही संदेश है, योग युक्ति, रोग मुक्ति। निश्चित तौर पर आशीष जी, जो जानकारी आज आपने योग के विषय में हमारे श्रोताओं को दी है, वो न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए या उनके जितने भी जानने वाले हैं, अगर वो जानकारी को वहां तक साझा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है और हम सभी रोग मुक्त हो सकते हैं, हम सभी योग युक्त हो सकते हैं। और जिस तरह का प्रण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लेकर के चले हैं कि हम सभी भारतवासी स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, तो योग उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप आए, आपने समय दिया, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।